नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास करूंगा कि भारत का 2023-2024 का जो बजट पेश हुआ है उसमें रक्षा बजट का प्रावधान किस प्रकार से किया गया है और इस नए प्रावधान से भारत की सेना को या भारत की रक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से राहत मिलेगी और किस प्रकार आने वाले समय में पैरामिलिट्री फोर्सों या फोर्सेज हो हमारी जो थल सेना, वायुसेना या जल सेना, इनके लिए किस प्रकार से नए नए संसाधन सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए ताकि राष्ट्र की सामरिक व्यवस्था ठीक ठाक रहे, चुस्त दुरुस्त रहे। सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने 4 साल पहले कहा था, संबोधित किया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में काफ़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी जो कि भारत की रक्षा व्यवस्था को पूरा करती थी, लेकिन धीरे धीरे इन फैक्ट्रियों को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को, ऑर्डिनेंस डिपो को क्लोज़ करना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया और पूरी डिपेंडेंसी बाहर से रक्षा साजो सामान खरीदने पर सरकार का ध्यान उस पर हो गया ताकि वहाँ कमीशन कमाया जा सके। अब क्या होता था कि 2014 से पहले ये कई विषय संज्ञान में आए हैं। जब भारत का जो पहला रक्षा सौदे का घोटाला था जीपों का, जो कि माननीय मेनन साहब उस समय थे, उनका नाम भी आया था, और किस तरह से पार्लियामेंट में गोविंद बल्लभ पंत साहब की संदिग्ध में इसको जो है रफा दफा किया गया, कह सकते हैं हम। तो ये सारे घोटाले हर वर्ष रक्षा सौदों से होते रहते थे, जैसे कि आपने बोफोर्स तोप का घोटाला भी सुना होगा, या जो हेलीकॉप्टर जहाज़, हवाई जहाज़, नेवी में जो सौदागिरी होती थी उसमें कमीशन बाजी जो है दलाल करते थे, जिनका कोई रोल नहीं होता था, वो नेताओं के होते थे और वो फोर्स करते थे जो वरिष्ठ जो सैनिक अधिकारियों को, उनकी ज़बरदस्ती गुणवत्ता बनाई जाती थी कि हाँ ये फिट है। जैसे कि इंसास राइफल आई ना फौज में, तो उसकी गुणवत्ता ज़बरदस्ती बताई गई, जबकि वो उसकी गुणवत्ता जो पुराने फौजी हैं या इंसास राइफल अभी कहीं कहीं बची होगी, तो उसका जो है उसकी गुणवत्ता के बारे में सबको पता है। ये गनीमत है कि 2014 के बाद जो है ऐसी सरकार आए कि जिसने थोड़ा भारत के रक्षा जो विषयों पर या सामरिक विषयों पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। अब नए नए जो साजो सामान, हथियार सेना को दिए जा रहे हैं या भारत में बनाए जा रहे हैं, रक्षा संबंधित उपकरण, तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ी राहत मिलेगी पूरे देश को उसकी सुरक्षा के लिए। और हमारे सैनिकों का जो उन्होंने 1962 की लड़ाई भी देखी है, उनमें उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने इस प्रकार की लड़ाइयों में जो है अपना साहस दिखाया। और पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई, जब पाकिस्तान के पास अमेरिका के जो है साजो सामान थे, भारत को जो है रूस के साथ जो है कोऑर्डिनेशन कर करके अपने कैसे जुगाड़ करना पड़ा हथियारों का। तो ये सारी चीज़ें जो है बताती हैं कि संसाधन जो है, रक्षा बजट कम होता था, संसाधन जो लड़ने के जो हथियार हों या चाहे एमुनिशन हो, गोला बारूद हो, या जो वस्त्र हों, भोजन इत्यादि जो युद्ध मैदान में सैनिकों को दिया जाता, उसकी व्यवस्था, उसकी गुणवत्ता सबको पता है। उस समय जो चलती थी कमीशन खोरी चलती थी, और इस प्रकार से जो हमारे जो सैनिक सीमाओं पर रहते थे, तो पाकिस्तान जैसे देश के जो है आतंकवादी उनके सिर काट के ले जाते थे। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था एक बड़े देश को शर्मनाक करती थी। अब क्या है कि हमेशा तो ये बजट आप जितना दोगे रक्षा बजट, तो उसमें 44% सैलरी में चले जाता, 28% कैपिटल एक्सपेंडिचर, 24% पेंशनर। अब एक बहुत बड़ी सेना है, नंबर के हिसाब से दुनिया की जो है चौथी सबसे बड़ी सेना भारतीय सेना है, ये विश्व विदित है। अब इस सेना का जो इतिहास बहुत ही एक
अच्छा रहा है। जैसे कि 1962 की लड़ाई है, उसमें सीमित संसाधनों के बावजूद भी एक युद्ध को, जिसको बोल सकते हैं हम कि ब्लाइंड वार बोल सकते हैं, कोई क्लियर नहीं है क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन देने वाले दुश्मन देश से मिले हुए हैं, ऐसे भी थे। उसके बाद 65 का, उससे पहले 47 का या 71 का, या उसके बाद कारगिल का, सारे ऑपरेशन भारतीय सेना ने देखे हैं। उसके अलावा जो छोटे मोटे ऑपरेशन जो है, जैसे ओपी पवन हुआ, या नॉर्थ ईस्ट में जो ऑपरेशन चले, तो ये सारे चलते रहे और चलते रहेंगे जब तक कि दुश्मन देश पड़ोस में है। चीन जैसे, पाकिस्तान जैसे, भारत को अनस्टेबल करने के लिए, इसका बैलेंस बिगाड़ने के लिए, तो ये भारत को तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए। अब बात होती है इस रक्षा बजट की। यह रक्षा बजट 45 लाख और 46 लाख करोड़ रुपए के बीच का पूरे देश का सारा बजट है। उसमें से 5,09,000 और कुछ ये रक्षा बजट रखा गया है। टोटल बजट का 13.18% है, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा एक फिगर है। और आने वाले समय में इसको 20% करना ही पड़ेगा। इसके पीछे कई कारण हैं। आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, भारतीय सेना की जो जवाबदारियाँ, चैलेंजेस जो थी, धमकियाँ, ये जो आंतरिक विघटनकारी तत्वों से मिल रही है, या संभावित जो है उपद्रव को दबाने के लिए, ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी इस डिजिटल युग में बढ़ रहा है, तो ये जो आतंकवादी हैं, आंतरिक विद्रोही है, इनके पास भी नई नई चीज़ें आ रही है। इनको दबोचने के लिए भी नए नए उपकरणों की, साजो सामान की ज़रूरत पड़ेगी। यही नहीं, अभी आप देख लो कि भारत ने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस की है। 14 लाख एक्टिव इसमें सैनिक है, 10 लाख रिजर्व, आप कह सकते हैं कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सीआईएसएफ, ये सब लगा करके पैरामिलिट्री फोर्स, रिजर्व फोर्स को आप लगा सकते हो। पर लेकिन संसाधन तो उनको भी चाहिए, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में उनके लिए संसाधन तो सेना ही के इस्तेमाल करेंगे वो। फिलहाल तो वही गृह मंत्रालय का काम देखते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो है, एक सामरिक व्यवस्था, आज से नहीं बहुत दिनों से व्यवस्था बना दी, पर लेकिन उसको मेंटेनेंस करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए जनप्रतिनिधियों की जो इच्छा शक्ति नहीं रही है। 2014 के बाद देखा गया है कि इसमें इच्छा शक्ति बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का मेक इन इंडिया, डीआरडीओ जो स्वयं सुप्तावस्था में था वो उसका जागृत होना, ये कई जो चीज़ें, एयरक्राफ्ट बनाने वाली हॉल जैसी जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसको अपग्रेड करना, प्राइवेट सेक्टर में जो डिफेंस का जो है उपकरणों का बनना, ये सारी चीज़ें क्या बताती है कि इच्छा शक्ति बताती है कि भारत के जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में केंद्र में, इनकी इच्छा शक्ति है कि भारत की सामरिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। इसके लिए 13.18% का कुछ लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा रक्षा बजट है, विशेषकर पाकिस्तान या चीन या जियोपॉलिटिक्स में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, पश्चिमी देशों के जो कुछ डिफेंस एलाइज करने वाले होते हैं, जो रक्षा समीक्षा करते हैं जो लोग, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कम है। 20% कुल भारत के बजट का उसके लिए रक्षा उपकरणों के लिए या रक्षा बजट का हिस्सा रखना चाहिए। वजह एक बहुत बड़ी समुद्री सीमा है, हिमालय है, बहुत माउंटेनियरिंग की जो सैनिक व्यवस्था है वो अब चीन के पास अलग है। और चीन ने तो काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन हिमालय के पास कर दिया है। उत्तराखंड के बाड़ाहोती के बगल में ही उसने अपना जो है काफ़ी कुछ कर दिया है। और यहाँ पर जो है खुद हमारे जो वामपंथी रो रहे हैं कि वो जोशीमठ में दरार पड़ गई, आए क्या होगा। भाई तुमको सन 76 से बता दिया था यहाँ मकान मत बनाओ, 6-6 मंजिले होटल मत बनाओ, क्यों बनाए तुमने, क्यों लोड बढ़ाया उस मलबे के ऊपर।
तो वो तो छोटे छोटे मकान टिक सकते थे उधर। अब दोष विकास को देना गलत बात है। अभी जा रहा है विकास रोकने का एक प्रयास है, बहाना जोशीमठ का है। ऑल वेदर रोड बनने से बाड़ा होती तक, जबकि बाड़ा होती के उस साइड जो चीन का भी वैसा ही इलाका है, डेफिनेटली पर्यावरण को भी नुकसान होगा। और अगर आप पर्यावरण को देखते तो फिर पर्यावरण देखो, फिर चीनी घुस जाएंगे वहाँ तुम्हारे पास। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस बना करके चलनी ही पड़ेगी, चाहे हमें पर्यावरण से और अपनी जो स्थानीय व्यवस्था से, स्थानीय लोगों से एक, हाँ, इसके लिए सजेशन दे सकते हैं कि भाई इसमें किस तरह से तालमेल बढ़ाया जाए। जैसे कि रक्षा बजट है, रक्षा बजट में जब तक भारत का रक्षा बजट 20% नहीं होता है, आंतरिक जो भारत विरोधी तत्व या बाहर तो बैठे हुए हैं उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। बहुत बड़ी समुद्री सीमा है, हिमालय है, रेगिस्तान का इलाका है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर रक्षा बजट पर जो है पैसा ज़्यादा नहीं डाला जाएगा तो यहाँ के जो बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए हैं, जो धनी लोग बैठे हुए हैं, धनाढ़ लोग बैठे हैं, उनको तो जाएंगे ही, उनके पास तो संसाधन है और कहीं छिप जाएंगे। पर लेकिन जो आम जनता है, जैसे पाकिस्तान में हालत हो रही है कि टीटीपी वाले उनको उठा उठा के मार रहे हैं, पाकिस्तान के जिनको उन्होंने पाला था, क्योंकि बगल में एक आतंकवादी देश भी तो है। तो वैसे आतंकवादी देश को देखते हुए भारत को अपनी सामरिक स्थिति ठीक करनी पड़ेगी, रक्षा बजट को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। भारतीय सेना ने अभी तक जो काम किया था अपने दम पर, अपने साहस पर, अपने मोरल पर, इसमें ज़रूर संसाधनों ने काम किया, पर लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा भारतीय सेना की जो हिम्मत और मोरल था उनका, आप सोच सकते हो कि एक बहुत बड़ा MBS का महकमा है, उसमें भी खर्चा लगता है। BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी खर्चा लगता है। जो बॉर्डर लाइन पर, बॉर्डर एरिया में जो सड़कें बनती है, कंस्ट्रक्शन होते हैं, पुल बनते हैं, उनमें भी पैसा लगता है। और जब राहत काम चलते हैं, आप ये लगा लो कि उत्तराखंड में जब केदारनाथ का जो हादसा हुआ था, उस समय लगभग 19,600 लोगों को राहत कैंपों तक पहुंचाने में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स या डिफेंस से संबंधित जो भी लोग थे, उन्होंने पूरा योगदान दिया सीमित संसाधनों के होते हुए। संसाधन इतने जितनी ज़रूरत थी हिसाब से, वहाँ पर जो है हादसे के हिसाब से जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्लाइडिंग हो गया, बहुत बड़ी जो है त्रासदी हो गई, उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़े ऑपरेशन, विश्व का लगभग ये सबसे बड़ा ऑपरेशन बोल सकते हैं राहत कार्यों के लिए। यही नहीं, आप 2008 की बात देखिए, केरला में इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ने किस प्रकार से काम किया, राहत कार्य किया। उसी प्रकार से 6,000 मीटर ऊंचाई पर -60 डिग्री टेम्परेचर पर 1984 से भारतीय सेना खड़ी है सियाचिन ग्लेशियर में। मेरा भी वहाँ का अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उस समय जो शुरू के दिनों में इतनी व्यवस्था नहीं थी, उसके बावजूद भी भारत का जो सैनिक है वहाँ डटा रहता था। उसकी हिम्मत इतनी थी कि वह जो बड़े बड़े जो एवलेंचेस होते थे वहाँ पे, या कम्युनिकेशन की समस्याएं होती थी, या सप्लाई की समस्या होती थी, उससे हर सैनिक जूझता था। और जो खड़ा है तो खड़ा है ही, जहाँ पर कि टमाटर भी पत्थर बन जाता था। तो ये स्थिति को आप समझ सकते हो कि भारतीय सेना का जो है साहस संसाधनों से कम नहीं है। ये संसाधन जो 13% या 13.18% का जो बजट दिया है देश ने सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, ज़्यादा नहीं है। आपकी समस्याओं को देखते हुए, दुश्मनों को देखते हुए, बॉर्डर एरिया और जरूरत जवाबदारियों को देखते हुए, ये जो सुरक्षा में जो सैनिक लगाए गए हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स वाले हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले हैं, उनको समुचित संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक उनके पास, बोलते हैं ना, एक होता है कि
आदमी, आदमी तो ठीक है मैन, और फिर उसके बाद है मटेरियल्स, आपका जो है मशीन, जो बोल सकते हैं आप मशीन, मशीन मतलब आपकी व्यवस्था काम करना, उस आदमी की ट्रेनिंग कैसी है वो भी ठीक है। लेकिन आपका जो है वहाँ पर एक प्रकार का क्वालिटी, मटेरियल्स का क्वालिटी है वो कैसा है वो देखा जाता। और मनी, मोरल, ये सारी चीज़ें, मोरल भी है, हाई है मोरल, पर लेकिन मनी नहीं है। ये सारी चीज़ों को वही लोग देख सकते हैं, वही जनप्रतिनिधि देख सकते हैं जो राष्ट्रवादी हो, राष्ट्र के बारे में सोचते हो, राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में सोचते हो, अपनी जेबों के बारे में नहीं सोचते हो, मतलब कमीशन खोरी। तो ये जो कमीशन खोरी इत्यादि पर अभी पारदर्शिता बढ़ी है, पारदर्शिता पहले भी थी, पर लेकिन ये भी देखा गया कि एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी जो है वो कैंटोनमेंट की ज़मीन ही बेच गया। इस भी इतिहास में दर्ज है भारत के। उसके अलावा जो है अब हेलीकॉप्टर का सौदा हो रहा है, वहाँ पर कमीशन मार रहा है, कोई कोई बफर स्टॉप में कमीशन मार रहा है। और उससे पहले तो मेनन साहब के समय जो कि जीप का सबसे पहला घोटाला था वो हुआ। तो ये घोटालों पर जो है जब तक अंकुश नहीं लगेगा, पारदर्शिता नहीं हो, एक प्रॉपर विजिलेंस होना चाहिए। ये आशा की जा रही है कि 2014 के बाद ये ऐसी घटनाएं नहीं संज्ञान में आई हैं, और आशा है कि भविष्य में इन पर अंकुश लगे और इस प्रकार की घटनाएं न हो, ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, और हमारे सैनिकों को विश्वास हो कि भाई हमारे जो है नेतृत्व वाले या वरिष्ठ अधिकारी, पाकिस्तान के बाजवा, जो जनरल बाजवा भी गया बोरी भर करके, उसकी तरह से चोर नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति क्यों बिगड़ी है? क्योंकि वहाँ की जो सेना के अंदर जो है बहुत बड़ा करप्शन है। वैसे तो पाकिस्तान को सेना ही चलाती है और हर जगह प्रतिबंध लगा दिया, पर लेकिन सेना के बजट पर वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि सेना का हस्तक्षेप डायरेक्ट राजनीति पर है। राजनीति पर जो है पाकिस्तान की सेना हावी रहती है हमेशा। जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपनी भाषा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं सेना की भाषा। भारत में इसका उल्टा है। भारत का जो अधिकारी है, वरिष्ठ सैनिक अधिकारी है, वो सिंपल एक सादा जीवन उच्च विचार में रहता है, अपनी तनख्वाह लेता है और उसी में अपना गुजारा करता है। जैसे पाकिस्तान में जैसे एक छोटा से छोटा अधिकारी भी वहाँ से शिफ्ट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया चले जाएगा, कनाडा चल जाएगा, पाकिस्तान में नहीं रहता। पाकिस्तान में वही रहता है जो भूखा नंगा है, बेचारा गरीब है वहाँ का। जो स्थिति पाकिस्तान में चल रही है, ऐसी स्थिति भारत में ना हो, इसके लिए हमको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। डिफेंस के बजट को, अपनी व्यवस्था को अपने हाथ में कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और भारतीय सेना या भारतीय जो रिजर्व फोर्सेज है उनको समुचित संसाधन देने ही पड़ेंगे। उसके बावजूद ही हम सुरक्षित हैं। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप, गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।